नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। आज से दोस्तों जितने भी वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज होगी, पूरा एक कंप्लीट कोर्स होगा। और ये कोर्स कौन से एग्जाम से रिलेटेड है, इसमें हम यूपीएससी के एग्जाम को कवर करेंगे एंड स्टेट पीसीएस के लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उन सबको कवर करेंगे। यानी इन दोनों में जितनी भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा कोर्स है, बट आपको मतलब इन वीडियो के बाद आपको कहीं और से कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो लक्ष्मीकांत बुक है मैं उसमें से भी टॉपिक सारे लूंगा और बाकी जो गूगल से और न्यूज़पेपर से, मतलब डायनेमिक और स्टैटिक दोनों पार्ट को हम कवर करेंगे। इसमें मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करूंगा, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स को थोड़ा हिंदी में भी समझाऊंगा ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए। और दोस्तों हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कोई बच्चा जिसको पॉलिटी का पी भी नहीं पता उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कोर्स इसलिए बनाया है ताकि हर एक व्यक्ति का इसमें कुछ ना कुछ फायदा हो सके। एंड इस वीडियो से अगर एक भी बच्चे को किसी को मदद मिलती है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बट मैं आपको बता देता हूं हम कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे इंडियन पॉलिटी है तो आप लोगों को लक्ष्मीकांत मतलब जो आप रीड करते हैं वो करते रहिए। लक्ष्मीकांत सब बच्चों को समझ नहीं आती, तो मैं लक्ष्मीकांत के जितने भी टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के वो सारे यहाँ पे समझाऊंगा ताकि जब आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए एंड बाकी भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। प्रीएम्बल भी अगर देखा जाए तो वो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो रिप्रेजेंट करता है एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, समरी कह लो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, देन पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हर एक को हम डिटेल में कवर करेंगे। मैं पहले बता देता हूं, अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है ना तो उसको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि उसमें एसएससी के एग्जाम में इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता जितनी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अगर आप पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मतलब कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मीकांत जो आप कर रहे हैं वो तो आप करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हिंदी में कहा जाता है मौलिक अधिकार। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं जिसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। अगर ये राइट्स दोस्तों हमारे पास ना हो ना तो हम लोग ये जिंदगी जी ही नहीं सकते। ये जो हमारी स्टेट है यही हमें जिंदा खा जाएगी, आप कह लीजिए। वैसे भी अभी मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट है तो हमारे इन अधिकारों की सुरक्षा होती रहती है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, ये बेसिकली हमारे संविधान के पार्ट 3 में दे रखे हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से आर्टिकल 12 और 13 में कोई भी अधिकार नहीं दे रखा। एंड जो लास्ट के 3 हैं 33, 34 एंड 35, इसमें भी कोई राइट्स नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी 14 से लेकर 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा कि लॉ क्या होता है। यानी आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, कानून। कानून किसे कहते हैं, लॉ किसे कहते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें लॉ वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। तो चलिए पहले लॉ को समझते हैं। देखिए, जो लॉ वर्ड है ना, इसकी नेगेटिव डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दे रखी है। नेगेटिव डेफिनेशन क्यों है इसका भी अर्थ मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि लॉ का मतलब क्या है, सपोज जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि तेज गाड़ी चलाने पे चालान हो जाएगा, तो ये जो तेज गाड़ी चलाने पे चालान हो रहा है आप लोग कहेंगे हाँ हो सकता है। बट जो मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है तेज यानी स्पीड, तो ये तो सब्जेक्टिव टर्म हो गया। यानी कोई किसी के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होगा, किसी के लिए 80, किसी के लिए 120। तो लॉ का मतलब दोस्तों सीधा सीधा यही है कि लॉ हमेशा बिल्कुल क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिटन होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कोई बोले 40 है कोई बोले 80 किलोमीटर, यानी लॉ की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। एंड जो डेफिनेशन अभी हमें मिलेगी आर्टिकल 13 में, ठीक है। तो लॉ का अर्थ आप अभी इतना ही समझिए
कि लॉ का मतलब है कि कोई भी चीज जो बिल्कुल रिटन हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्लियर हो। लॉ का कोई भी सिनोनिम नहीं होता, यानी जो चीज है वो है। ठीक है, अब हमारे संविधान में मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम स्टार्टिंग से इस चीज को समझेंगे। आर्टिकल 12 जो हमारा है, इसमें बेसिकली दोस्तों स्टेट शब्द की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, ये जो स्टेट वर्ड आपने सुना है, जैसे अगर वैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो स्टेट को आप राज्य समझते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी को आप स्टेट समझते हैं। समझते क्या है भी वैसे, बट इस आर्टिकल के हिसाब से कुछ अलग वर्ड है स्टेट। एंड मध्य प्रदेश भी आप स्टेट कहते हैं, बंगाल भी स्टेट कहते हैं, हमारा जो तमिलनाडु है उसको भी आप स्टेट कहते हैं। तो आर्टिकल 12 ने दोस्तों क्लैरिफाई कर रखा है, प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है कि स्टेट का मतलब क्या है। आप ध्यान से सुनना, इसमें एक चीज मिसिंग है, उसको भी हम समझेंगे वो क्या है। देखिए, इस आर्टिकल के हिसाब से जो हमारी भारत सरकार है वो क्या है, स्टेट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट है। जो हमारा संसद है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, वो भी क्या है, स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट वर्ड क्यों दे रखा है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें साफ साफ दे रखा है कि स्टेट्स हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं कर सकती, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन स्टेट नहीं कर सकती। कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने वो बोला कि स्टेट नहीं कर सकती, तो स्टेट में कौन कौन आता है, यही चीज ये आर्टिकल हमें समझाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने अभी आपको बताया लॉ का मतलब क्या है कि क्लियर होना चाहिए, उसका कोई भी सिनोनिम नहीं है। तो इसलिए ये आर्टिकल हमें क्लियर करता है कि स्टेट में क्या क्या आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट माना जाएगा, पार्लियामेंट भारत का स्टेट माना जाएगा, देन जितनी भी राज्य सरकार हैं, यूपी की गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, सब क्या है, स्टेट हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है ये राज्य वाला है, तो ये जितने भी राज्य के अंदर राज्य सरकार है वो भी सारी स्टेट में आती हैं। फिर राज्य के अंदर जो उनकी विधानसभा होती है, जो उनका लेजिस्लेचर होता है, वो भी क्या है, स्टेट की कैटेगरी में आता है। एंड जितनी भी बाकी अथॉरिटीज बसती हैं, यहां पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अलावा भी जितनी भी अथॉरिटीज हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो भी क्या है, स्टेट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई भी आप गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप कोई भी सरकारी ऑफिस ले लीजिए, या कोई भी सरकारी, जैसे ये आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का। तो ये आईएएस ऑफिसर भी किस में आते हैं, स्टेट की परिभाषा में आते हैं। ये ऑल अदर अथॉरिटीज जिस पे भी गवर्नमेंट का अधिकार है। बट देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट आपको पता है कानून बनाता है, स्टेट की विधानसभा जो है कानून बनाती है। ठीक है, भारत सरकार और राज्य की सरकार एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हैं, जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, कानून लागू करने का काम करते हैं। यहां पे एक चीज जो मिसिंग है वो है जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वो स्टेट की परिभाषा में नहीं लिखा। यहां पे सिंपली दे रखा है कि ऑल अदर अथॉरिटीज। अब ये एक क्या है, सब्जेक्टिव टर्म है, इसमें तो बस इतना लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो है वो स्टेट है। ठीक है, बट जुडिशरी तो हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इस चीज पे काफी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रखे हैं। सबसे पहले तो इन अथॉरिटीज में कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन कौन नहीं है, इसके ऊपर भी काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। एंड उसके बाद जुडिशरी हमारा स्टेट का पार्ट है या नहीं, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स में बताया हुआ है। तो ये जो मैं अभी आपको जजमेंट्स थोड़ी देर में बताऊंगा, वो जो मैं कोट करूंगा उसको आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, आपको हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा स्टेट है ना, उसके 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स कह लीजिए, एक होता है लेजिस्लेटिव। ठीक है, इनका काम होता है कानून बनाने का। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेटिव के जो कानून बनाया है उसको इंप्लीमेंट किया, उसको लागू करने का काम किया। एंड जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी ये चेक करती है कि कानून जो बनाया गया है वो संविधान के हिसाब से है या नहीं है, यानी इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता है, जुडिशरी करती है हमारी। तो ये जो 3 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे स्टेट के। ठीक है,
और अभी हमने आर्टिकल 12 में एक चीज पढ़ी कि स्टेट की डेफिनेशन में हमने पार्लियामेंट को ले लिया। अब पार्लियामेंट किसका पार्ट है दोस्तों? लेजिस्लेटिव का। और उसके बाद हमने बोला कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट माने जाते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव भी आ गया। बट जो ये जुडिशरी है इसकी तो बात कहीं पे हुई नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया, क्योंकि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों। अब देखिए सुप्रीम, ये जो मैंने जजमेंट्स देखिए अंडरलाइन कर रखे हैं, इसको आप लिख सकते हैं AR अंतुले वर्सेस RS नायक, देन प्रेम गर्ग एंड देन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि स्टेट का पार्ट है या नहीं है, जो जुडिशरी है वो स्टेट का पार्ट है या नहीं है। देखिए आपको पता है जुडिशरी हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ताकि मतलब लोगों का भरोसा बना रहे कि जजमेंट जो आ रहे हैं वो बिल्कुल न्याय जो लोगों को मिल रहा है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, जो न्याय मिल रहा है दोस्तों, लोगों को भरोसा रहे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं दी है। इंडिपेंडेंटली काम तभी कर पाएंगे ना जब उनके पास कुछ पावर्स होंगी और वो इंडिपेंडेंट होकर तक काम करेंगे, तभी तो न्याय सही से दे पाएंगे। अगर ये किसी के दबाव में आ जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो फिर कैसे न्याय देंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी जजमेंट्स में एक चीज क्लैरिफाई करी है कि आर्टिकल 12 के हिसाब से जुडिशरी को भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा, बट ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट सुनाता है तो उस कैटेगरी में आप इसको स्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। बट फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितने भी कोर्ट्स हैं ये अपने एग्जाम सेलेक्ट करवाते हैं, अपने जितने भी इनके ऑफिस स्टाफ है इनके एग्जाम करवाते हैं, इनको नौकरी देते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं या कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कोर्ट्स में कैसे काम होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, कितने बजे लोगों को आना है, कितने बजे जाना है, यानी जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड काम होगा तो ये स्टेट का पार्ट माना जाएगा, अदरवाइज ये स्टेट का पार्ट नहीं माना जाएगा। देखिए आप कोई भी जजमेंट पढ़िए, सब में यही चीज लिखी है, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस जुडिशरी को आर्टिकल 12 का पार्ट माना जाएगा। अब दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट और विधानसभा, VS का मतलब विधानसभा है, ठीक है, यानी जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, ये दोनों आते हैं। बट दोस्तों एग्जीक्यूटिव ना 2 टाइप के होते हैं, एक को आप कह सकते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरे को आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल में हमारे नेता लोग हो गए जिनको हम चुन के लाते हैं इलेक्शन के थ्रू, एंड जो हमारे परमानेंट हैं इसमें आप IAS ऑफिसर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी हमारे सिविल सर्वेंट्स। यानी जब आप लोग IAS ऑफिसर बनेंगे तो आपको कहा जाएगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आप ही लोग हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को, जो पार्लियामेंट के कानून को लागू करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और दूसरा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल में देखिए यूनियन लेवल पे अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं एंड हमारे प्रधानमंत्री एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ये मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। 52 में प्रेसिडेंट साहब हैं, 63 में वाइस प्रेसिडेंट साहब का आर्टिकल है, 74 हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का है। एंड स्टेट लेवल पे दोस्तों कौन एग्जीक्यूटिव में आता है? गवर्नर साहब आ गए, चीफ मिनिस्टर साहब आ गए, इनकी कैबिनेट आ गई, यानी इनका जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। देखिए जो मैंने 3 आर्टिकल लिखे ना, इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। आप ऐसे लिखिए 5, 6, 7 एंड 2, 3, 4। तो ये होता है आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होने चाहिए। देन आर्टिकल 63 देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उपराष्ट्रपति साहब के लिए। आर्टिकल 74 कहता है देयर शेल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जिसको आप केंद्रीय मंत्रिमंडल भी कहते हैं। देयर शेल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आर्टिकल 74 कहता है कि हमारे यूनियन लेवल पे एक मंत्रिमंडल होना चाहिए जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और इनका काम होगा राष्ट्रपति साहब को एड एंड एडवाइस करना, सलाह वगैरह देना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 12 की डेफिनेशन पता चल गई होगी कि डेफिनेशन के हिसाब से हमारा पार्लियामेंट इसका पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो भी स्टेट का पार्ट है। एंड जुडिशरी में दोस्तों दो चीज़ें हैं, अगर जुडिशरी अपना जुडिशियल फंक्शन करती है, जजमेंट्स वगैरह पास करती है, तब वो स्टेट का पार्ट नहीं माना जाएगा ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। बट अगर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है तो वो स्टेट का पार्ट माना जाता है। देखिए अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आपने सुना होगा कि दो वर्ड पहले तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर या लेजिस्लेचर, आप कुछ भी कहिए, ठीक है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो एक लेजिस्लेटर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए एक इससे पहले एक और क्वेश्चन बताइए, आप लोगों ने रोहित शर्मा का नाम सुना होगा, क्रिकेटर हैं। अगर नहीं सुना तो विराट कोहली साहब का भी सुना होगा। मान लो चलो लड़कों ने तो रोहित शर्मा का सुना होगा, लड़कियां विराट कोहली का नाम जानती होंगी। तो दोस्तों एक बात बताइए कि विराट कोहली क्या है, बैट्समैन है या बॉलर है? रोहित शर्मा क्या है, बैट्समैन है या बॉलर है? तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं ना तो इसका आंसर है जो कंप्लीट लाइन है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ये दोनों बेसिकली बैट्समैन हैं हु कैन बॉल ऑल्सो, यानी वो बॉलिंग भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में तो आते हैं, बट मेनली ये हमारे सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि यहां पर देखिए पॉलिटिकल लेवल पे मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री साहब हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि प्रधानमंत्री अगर एग्जीक्यूटिव हैं तो फिर ये लेजिस्लेटर कैसे हो गए, ये दोनों कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? तो मेनली अगर देखा जाए ना, जैसे यहां पर रोहित शर्मा विराट कोहली मेनली क्या है, बैट्समैन है, ऐसे ही मोदी जी हमारे मेनली सांसद हैं। इनका मेन काम है कानून बनाने का, ठीक है, पार्लियामेंट पे बैठ के कानून जितने भी लोग बनाते हैं वो ये उसी का पार्ट है, ठीक है, लेजिस्लेटर है मेनली। जैसे यहाँ पे ये बैट्समैन है ऐसे यहाँ पे ये लेजिस्लेटर है। बट इधर है हु कैन बॉल ऑल्सो, ये लोग बॉल भी डाल सकते हैं ना, ऐसे ही ये एग्जीक्यूटिव का काम भी कर सकते हैं। हमारे देश में 500 प्लस आपको पता है सांसद हैं, ठीक है, लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो इसी में से, एंड राज्यसभा में भी है, तो उन्हीं में से कुछ लोग क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव का काम भी प्ले करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, वो लोग भी क्या है, सांसद हैं। बट कोई तो होना चाहिए जो कानून को लागू करने का भी काम करे, तो यही लोग फिर एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी बन जाते हैं। और ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, क्योंकि आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दें चाहे यूपीएससी का दें, ये लाइन आपके लिए रामबाण हो सकती है। इसमें है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि एग्जीक्यूटिव, देखिए हमने वोट किसको दिया है, डेमोक्रेसी में जनता के पास पावर है, और हमने वोट किसको दिया है, सांसद साहब को वोट दिया है। हमने एग्जीक्यूटिव को वोट नहीं दिया है। एग्जीक्यूटिव बस इनमें से कुछ लोग चुन के आए हैं ताकि कानून लागू कर सकें, बट हमारा वोट किसको गया है, सांसद को गया है। जनता ने पावर किसको दी है, एक एमपी को दी है। इसलिए ये जो एग्जीक्यूटिव है इनको आंसर देना पड़ता है एमपी लोगों को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, यानी कि ये लोग जवाब देंगे। कुछ भी काम अगर ये करते हैं, कोई भी कानून लागू करते हैं, तो इनको जवाब देना पड़ता है, सही है या गलत है। देखिए डेमोक्रेसी की मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मान लीजिए गवर्नमेंट है, मतलब 500 लोग हैं सांसद में, इसमें लोकसभा में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके अपने 499 लोग हैं, ठीक है, बट अगर एक भी वहां पे ऑपोजिशन का मेंबर बैठा है, एक भी ऐसा व्यक्ति है जो इनकी पार्टी में नहीं है, फिर भी इनको आंसर देना पड़ेगा कि जैसे ये अकेले हैं फिर भी ये खड़े होके अपने पार्लियामेंट में पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए आपने ये काम क्यों नहीं किया। इसे ही हम कहते हैं लोकसभा की पावर, जनता की पावर, लोकतंत्र की पावर दोस्तों, कि एक व्यक्ति है लेकिन ये एक अकेला भी सांसद से सवाल पूछ सकता है, मतलब इसमें लोकसभा में इनसे एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकता है, नॉट सांसद नहीं, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकता है कि आपने ये काम क्यों किया, ये गलत है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 12 मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारी बेसिक चीजें समझ आ गई। ये सब बेसिक है, अभी धीरे धीरे हम काफी सारी चीजें सीखेंगे इसके बाद। अब आर्टिकल 13 दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है लॉ वर्ड की। अब ये नेगेटिव डेफिनेशन क्यों है चलिए समझते हैं। देखिए आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं,
मैंने बोर्ड पे एग्जैक्ट आर्टिकल लगा रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको इसको आसान भाषा में बता देता हूं। इसका जो पहला प्रोविजन है वो कहता है कि हमारा संविधान लागू होने से पहले, हमारा संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से पहले भी हमारे देश में कुछ कानून तो थे ही, क्योंकि जब अंग्रेज लोग भी थे वो लोग भी कानून बनाते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट थे, ठीक है। तो उससे पहले भी काफ़ी सारे कानून थे। तो ये आर्टिकल कहता है कि संविधान लागू होने से पहले ऐसे कानून जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं उनको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी उनका आप कह सकते हैं कि उसको कोई रोल ही नहीं, अब खत्म हो गया सीधा सीधा। कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा वो हटा दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये पहला प्रोविजन है। और इस आर्टिकल का दूसरा प्रोविजन क्या है कि अब देखिए ये वर्ड आ गया स्टेट। मैंने अभी आपको आर्टिकल 12 इसलिए पहले पढ़ा है कि स्टेट का मतलब क्या है। अब आपको पता है स्टेट में पार्लियामेंट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, देन हमारा राज्य सरकार भी है, राज्य की विधानसभा भी है। तो जितने भी लोग स्टेट के अंदर आते हैं ये लोग कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। अगर सरकार या स्टेट कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी उसको रद्द कर दिया जाएगा। एंड इसे ही कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा भी गया है शायद से एक बार कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में मेंशन है या नहीं। तो दोस्तों ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। ये मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रिव्यू करा, ठीक है, उसको रिव्यू करा एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि वो कानून हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसे ही कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में दे रखा है, रिटन है, बट ये रिटन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे एक वर्ड बाहर से हमें मिला है जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करता है जो इनके कानून है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया है कि लॉ जो वर्ड है ये हमेशा रिटन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, क्लियर, यानी सबको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है। तो आर्टिकल 13 हमें खुद से बता रहा है, देखिए कि जो लॉ है इसमें क्या क्या है। ऑर्डिनेंस को लॉ माना जाएगा, यानी जो राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, उसको लॉ माना जाएगा। कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी बाय लॉ हो, कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ भी हो, सरकार की चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, कस्टम, यूसेज कुछ भी हो, उसको लॉ की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड है मिसिंग, अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। यानी कि अगर संविधान में संशोधन करें तो क्या सरकार हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकती है या नहीं, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। बट लॉ में देखिए दोस्तों इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं बट कहीं पे भी अमेंडमेंट नहीं लिखा। तो इस लाइन से अगर हम जाएं, अगर हम टेक्सचुअल इसकी अप्रोच लें तो क्या समझ आता है कि सरकार अमेंडमेंट करके हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। आर्टिकल 13 के हिसाब से, 13 सब क्लॉज 2 के हिसाब से जो लॉ शब्द की परिभाषा इसमें दे रखी है उसमें कहीं पे भी अमेंडमेंट मेंशन नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको ये जो 4th पॉइंट है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये जो 3 केस हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए आपको मैं एक एक पॉइंट इसका बता देता हूं कि जो पहला वर्ड ये था, केस था, देखिए पहली लाइन ये लिखी है कि यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे थे कि वेदर लॉ वर्ड जो है ये इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या नहीं। तो दोस्तों शंकरी प्रसाद जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में
ये जो लॉ की परिभाषा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता। इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारे मौलिक अधिकार को वायोलेट कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को अमेंड करके हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन सकते हैं। ये इस केस के हिसाब से। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये 1967 की बात आ गई, पहले थी 1951 में। 51 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेंडमेंट वर्ड लॉ में नहीं आता, तो पार्लियामेंट पे ये पावर है कि वो कानून बनाए, संविधान में संशोधन करे और हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन सकती है। ठीक है, अब जो दूसरा केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का और यूपीएससी के बच्चों को ये पता भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपने पिछले जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, यानी उसको चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में जो लॉ वर्ड है उसमें अमेंडमेंट भी माना जाएगा। अगर लॉ वर्ड में अमेंडमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कानून नहीं बना सकते, बट यहां पे अमेंडमेंट नहीं था तो वो काम कर सकते थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस में बोल दिया कि लॉ का मतलब अमेंडमेंट भी है, तो यानी संविधान में संशोधन करके भी अब हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता था। बट क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये बात है 1967 की। देखिए पार्लियामेंट के जो पास पावर है ना, वो आती है आर्टिकल 368 में संविधान में अमेंडमेंट करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो दे रखी है आर्टिकल 13 में। यानी सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि अगर संविधान के हिसाब से काम चल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। तो एक तरह से ये डिस्प्यूट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में कि कौन ज्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट कुछ भी कानून बना सकता है या सुप्रीम कोर्ट इनके बनाए कानून को जब मन चाहे हटा सकता है। तो ये डिस्प्यूट चल रहा था। एंड इस टाइम पे जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो थी हमारी मैडम इंदिरा गांधी। और आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस हमारे संविधान में किए थे। एंड 42nd तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा ही जाता है, बट उससे पहले भी उन्होंने इतने सारे प्रोविजंस चेंज कर दिए थे कि ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट नया संविधान ही बना दिया था उन्होंने अपने हिसाब से। तो दोस्तों गोलकनाथ का जब केस आया तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक तरह से हार हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट अब हमारे मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती थी। बट फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी है उसको रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट पास करती है 1971 में, जिसे कहा जाता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें मैडम इंदिरा गांधी ने ये साफ साफ मेंशन करवा दिया कि आर्टिकल 13 शेल अप्लाई टू, लाइक यहां से देखिए क्लॉज 4, जैसे मैं पहले आपको बता देता हूं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सरकार अमेंडमेंट करके हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल wherein parliament added clause 4 in article 13 which stated that nothing in article 13 shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। यानी इस अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल हो गया एंड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट केस में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, तो ये नाम आप याद रखना, ये सारे केसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने जो ये अमेंडमेंट किया था ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ठीक है, यानी कि अब जो अमेंडमेंट वर्ड है ये लॉ के अंदर आता है एंड पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को जब मन चाहे उसको चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 13। उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं इसका बेसिक रिव्यू फिर से दे देता हूं। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करेगा। ठीक है, मैंने आपको यहां पे एक वर्ड बोला था नेगेटिव डेफिनेशन। डेफिनेशन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहां पे लॉ वर्ड नहीं बताया कि लॉ एक्चुअली में है क्या। यहां पे ये बताया है कि लॉ मतलब ऐसा कौन सा कानून, यहां पे बेसिकली बताया गया है कि जो हमारी स्टेट है ये ऐसा क्या काम ना करे, यानी वो काम करने से रोक रहा है कि ऐसा काम ना करे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, इसलिए इसे कहा जाता है नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ
लॉ, जो कि आर्टिकल 13 में दे रखा है। तो इसमें अभी के हिसाब से जो लेटेस्ट दोस्तों हमें समझ आया इस जजमेंट के हिसाब से, उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो वर्ड है ये लॉ में आता है। और आर्टिकल 12 क्या था हमारा, स्टेट की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे दो बेसिक आर्टिकल हो गए फंडामेंटल राइट कैटेगरी में। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग आर्टिकल 14, 15 एंड बाकी सारे करेंगे। इसके बाद डीपीएसपी करेंगे, फिर डीपीएसपी के बाद प्रियम्बल करेंगे, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। एंड बीच बीच में मैं आपको PYQs भी करवाता रहूँगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। एंड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही हमें एक डायरेक्शन देती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ठीक है, तो यूपीएससी के PYQs में आपको करवाऊंगा। तो आज की क्लास में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।